ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ एकदम सही है। डाइवर्सिटी डिफरेंट काइंड ऑफ जैसा कृष्ण का कहना है, या अगर डाइवर्सिटी को एक ही शब्द में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो वर्ड होगा वैरायटी। मतलब अलग अलग तरीके के चीजों को हम लोग डाइवर्सिटी या वैरायटी कह सकते हैं। जैसे कि आप मॉल में जाते हैं, वहां आप देखेंगे खाने पीने की चीजें अलग होंगी, आपकी डेली लाइफ की यूज की अलग चीजें होंगी, फल फ्रूट्स, आपका जो राशन का सामान है उसकी अलग होगी, इसके अलावा कपड़े शूज इन सब की अलग होगी, परफ्यूम्स, जेल, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल, इन सबके अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वहां पर आपको क्या मिल जाती है, वैरायटी। लोग बाग मॉल इसलिए जाते हैं क्योंकि जाना एक ही जगह है, पर वहां आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी मिल जाएगी, अलग अलग तरीके के जो है चीजें मिल जाएंगी। पर मान लो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक जूतों की दुकान में जाओ तो वहां सिर्फ क्या मिलेंगे, आपको शूज मिलेंगे, जूते मिलेंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, तो वैरायटी नहीं होगी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो जो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आप लोग बच्चों अपने चारों तरफ देखते होंगे तो आप लोगों को दिखाई देता होगा कि आपके चारों तरफ इंसान भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं। फिर जानवर में भी आप देखेंगे कि भाई ऐसे जानवर भी हैं जो कि मवेशी हैं, कैटल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, है ना। तो दुनिया भर के आप अपने चारों तरफ ही क्या देख लेते हैं, वैरायटी जो है उसे देख लेते हैं। तो ये जो आपके चारों तरफ जो वैरायटी है, जो डाइवर्सिटी है, इसी को हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। चैप्टर में बच्चों हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, उसका मतलब क्या होता है पहले तो आप समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, एक जैसी जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उन्हें एक कैटेगरी के अंदर रखना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम लोगों को डिवाइड करना हो हमारे आसपास कि कौन तो एनिमल है और कौन प्लांट है, तो तुम देखोगे कहोगे कि सर जो चल सकता है वो एनिमल है, जो नहीं चल सकता वो प्लांट है। बिल्कुल सही। जो सर अपना खाना खुद बना सकता है, आपने शब्द सुना होगा फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो सब प्लांट्स हैं, और जो नहीं कर सकते वो सब क्या है, एनिमल्स है ना। तो क्लासिफिकेशन का ये मतलब होता है कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज को शो करने वाले एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें एक ही क्लास के अंदर रखा जाए। अब यहां से पहला क्वेश्चन आपके पास में ये आता है कि आखिर क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत ही क्या है। भाई क्लासिफिकेशन क्यों करना है, क्यों फालतू में अपना टाइम जो है उसके अंदर देना है क्लासिफिकेशन। क्योंकि बच्चों अगर आप किसी का भी क्लासिफिकेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि भाई अगर कौन प्लांट है कौन एनिमल, तो तुम्हें ये भी पता करना पड़ेगा कि प्लांट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एनिमल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और उसके लिए तुम्हें प्लांट और एनिमल इनको बहुत डीप में क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन करते टाइम हम लोग बहुत सारी नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। क्लासिफिकेशन से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। दूसरा, अगर क्लासिफिकेशन हम लोग कर दें ऑर्गेनिज्म या किसी का भी, तो हमारी जो स्टडी है वो बहुत आसान बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एनिमल्स को अलग याद करना है, प्लांट्स को अलग याद करना है, तो पहले मैं एनिमल्स के पॉइंट याद करूंगा कि एनिमल मूव कर सकते हैं, एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर प्लांट्स की याद करूंगा कि प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे अच्छा ये होता ना कि मैं एक टेबल बना देता और उसमें दोनों के बीच में डिफरेंस लिख देता, है ना। मुझे सिर्फ प्लांट्स में लिखना होता मूवमेंट के आगे नो, और एनिमल्स में मूवमेंट के आगे लिखना होता यस। तो मेरी स्टडी कंपैरेटिव हो गई, दो चीजों को कंपेयर करते हुए जब मैं स्टडी करूंगा, क्लासिफिकेशन करूंगा,
तो बड़ी इजीली मुझे चीजें जो होंगी वो समझ में आएंगी। इसके अलावा जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तब हमें अंदाजा होता है, हमें ये पता लग पाता है कि कोई दो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि छिपकली जो है, बहुत से ऐसा मिथ है, बहुत से लोग मानते भी हैं, इवन मैं भी बचपन में मानता था कि छिपकली डायनासोर का छोटा रूप है। इसका मतलब छिपकली और डायनासोर जो है वो क्या रहे होंगे, जरूर एक दूसरे के पूर्वज रहे होंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि छिपकली की एक पूंछ होती है, डायनासोर की भी एक पूंछ थी। छिपकली के 4 पैर हैं, डायनासोर के भी थे। छिपकली जो है वो कहीं भी चढ़ सकती है, क्रॉल कर सकती है, उसकी शेप डायनासोर जैसी दिखती है। तो ऐसे करके हम लोग इमेज बना लेते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि कोई दो ऑर्गेनिजम्स आपस में कितने लिंक्ड होंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पूर्वज बंदर थे, है ना। हम लोग जो है एप्स जो है बंदर से हम लोग इवॉल्व हुए हैं। तो जरूर हम लोगों ने बहुत डीप स्टडी की होगी, हमने ह्यूमन बीइंग्स के करेक्टर्स को अलग जाना होगा, हमने बंदर जो है एप्स जो है उनके करेक्टर्स को अलग जाना होगा। और जब इनके करेक्टर्स को जान लिया तो हमने इनको क्लासिफाई किया होगा और क्लासिफिकेशन से पता चला कि ह्यूमन बीइंग्स की जो सिमिलरिटीज हैं वो सबसे ज्यादा किसके साथ में है, एप्स के साथ में, बंदरों के साथ में। इसका मतलब ये है कि भाई हम और जो बंदर हैं, एप्स जो हैं, वो आपस में लिंक्ड हैं, तो हमारा एक क्लोज रिलेशन है। अब सीधी सी बात है, मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई बंदर और इंसान ज्यादा आपस में लिंक्ड है कि घोड़ा और इंसान, तो तुम फटाक से कह दोगे बंदर और इंसान। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बंदरों जैसी हैं या बंदरों की हमारे जैसी है। तो इसका मतलब जब हमने ये क्लासिफिकेशन किया, हमने सबकी प्रॉपर्टीज को जाना पहचाना, तब जाकर के हमें पता चला कि आखिर दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कितना क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपके पास में देखो एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेज नंबर 80 पर दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर से लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों आपके पास में जो रफ कॉपी है, जो पेन है, हम लोग उसकी हेल्प से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपको सॉल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन लिख लो व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, और मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आपको आंसर लिखना है। हाँ जी, आंसर लिखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स has the following advantages. Classification of organisms has the following advantages. Has the following advantages. Advantages. हाँ जी, फर्स्ट पहला लिखो बच्चों, it makes the study of, it makes the study of variety of organisms, it makes the study of variety of organisms convenient, convenient, convenient and easy, convenient and easy. सेकेंड, दूसरा एडवांटेज लिखो बच्चों, it projects, projects, it projects before us, it projects before us a picture of all living forms, a picture of all living forms, all living forms at a glance, at a glance, glance। तो क्लासिफिकेशन से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी पिक्चर्स हमारे दिमाग में बन जाती हैं कि कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता होगा। थर्ड, तीसरा एडवांटेज लिखो बच्चों,
it help us to understand the interrelationships among different categories of organisms, among different categories of organisms and provide information about their evolution, THEIR, their evolution. लास्ट एडवांटेज लिखो बच्चों, classification gives a system for identification of known and unknown organisms. क्लासिफिकेशन की वजह से हमें एक सिस्टम मिल जाता है जिससे हम लोग सारी की सारी नोन ऑर्गेनिजम्स और अननोन ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में जान सकते हैं. ठीक है बच्चों यही इसी के नीचे आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू. ये आपको अभी कमेंट करना है, 3 ऐसे एग्जाम्पल आपको बताने हैं जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं जिनके बेसिस पर आप कहते हैं कि ये दो चीजें एक दूसरे से क्या है, अलग है. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू. तुम्हारे चारों तरफ जो तुम लाइफ फॉर्म्स देखते हो उनमें क्या क्या चीजें अलग होती हैं, इनके कोई 3 एग्जाम्पल तुम्हें देने हैं. फटाफट से कमेंट करो. अपने चारों तरफ जो तुम अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखते होंगे उनमें क्या तुम्हें अलग अलग नजर आता है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको कमेंट करना है. बताइए ऐसे कौन से 3 एग्जाम्पल हैं जो कि आप दे सकते हैं. ठीक है, सम ऑफ देम आर मूवेबल. ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मूव करते हैं और कुछ नहीं, जैसे कि प्लांट और एनिमल का आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो. कृष्ण का कहना है सम, अच्छा ये एक ही बात हो गई. हाँ ये तो चलो एक ही हो गया तुम्हारा मूवमेंट का. तो कृष्ण ने एक एग्जांपल दे दिया कि भाई मेरे चारों तरफ कुछ है जो मूव करते हैं और कुछ है जो मूव नहीं करते हैं. तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कृष्ण. और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है आपके लिए जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं जिससे आपको महसूस होता है कि ये दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग हैं. एक तो बताया आपने, पहला कृष्ण ने बताया मूवमेंट, पहला बताया है कृष्ण ने मूवमेंट. दूसरा जल्दी बताओ बेटा. जैसे मैंने कहा ना मूवमेंट, बस आपको ऐसे नाम ही कमेंट कर दो. बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग. ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, टीचर्स का नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है. तो बहुत समय लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है.
ठीक है, मयंक का कमेंट आया है फूड, ये भी हो सकता है। फूड का मतलब यहाँ शायद मयंक कहना चाह रहा है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं या नहीं। तो इस हिसाब से मयंक, मम्मी हमारे लिए खाना पकाती है, तो मम्मी प्लांट थोड़ी हुई है ना, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए था, जो तुम्हारा कमेंट है वो फोटोसिंथेसिस होना चाहिए था। पर बच्चों, मेरे लिए बिल्कुल करण का आया है डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, कि कौन कैसे जीता है। कुछ है जो कि खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना पका करके खाते हैं। कुछ है जो कि खाने को बिना पकाए सीधा कच्चा चबा जाते हैं। कुछ है जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ है जो कार्निवोर्स होते हैं। ये भी तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों तुम्हारे लिए सबसे कॉमन, जो तुमने कमेंट नहीं किया, वो है साइज। कुछ ऑर्गेनिजम्स बड़े हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म छोटे हैं। इसके अलावा कलर, कुछ अलग अलग कलर के हैं, या कुछ है जो कि फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, कुछ फ्लाई जो है नहीं कर सकते। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कोई 3 एग्जांपल्स मांगे थे, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी 3 एग्जांपल्स को यहां एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है। अब बच्चों आपके पास में हेडिंग आती है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिर क्लासिफिकेशन का आधार क्या है। देखो, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, अगर उसका क्राइटेरिया, उसका बेसिस अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर तुम्हारी क्लास को ही क्लासिफाई करना चाहूं, तो अगर मैं जेंडर के बेस पे क्लासिफाई करता हूं तो 2 ग्रुप बन जाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है। पर अगर मैं इस बेसिस पर क्लासिफाई करता हूं कि जिन बच्चों के मार्क्स 80% अबव हैं और जिनके मार्क्स 80% बिलो हैं, तो भी 2 ही ग्रुप में बना रहा हूं। पर बच्चों अब ऐसा होगा, 80% अबव वाले में भी लड़के और लड़कियां दोनों आ सकते हैं, और 80% बिलो वाले में भी लड़के और लड़कियां दोनों आ सकते हैं। तो अब मैंने अपना बेसिस अलग कर दिया, तो मैं देख रहा हूं क्लासिफिकेशन अब अलग तरीके का हो गया। या मैं ऐसे कहूं कि भाई जिन बच्चों की हाइट 5 फीट से अबव है वो अलग हो जाए, और जिनकी 5 फीट से बिलो है वो अलग हो जाए। तो इसमें भी तुम देखोगे, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ सकते हैं, और 80% अबव और 80% बिलो वाले भी आ सकते हैं। या मैं कहूं कि भाई ऐसे बच्चे जो कि स्पेक्स, जो चश्मा लगाते हैं वो अलग, जो नहीं लगाते वो अलग। तो इसमें भी अब क्या होगा, लंबे बच्चे भी आ सकते हैं, छोटे बच्चे भी आ सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस जो होता है बच्चों, वो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो इस हेडिंग में आपको तीसरी लाइन दिख रही होगी, ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल, बहुत महान साइंटिस्ट, बहुत महान थिंकर रहे ये। एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर। तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को इस बेसिस पर क्लासिफाई करने की कोशिश की कि आखिर वो जमीन पे रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, या फिर वो हवा में उड़ते हैं। चलो हमने क्लासिफाई कर दिया, पर एक बात बताओ, इंसान जमीन पर रहता है, घोड़ा भी जमीन पर रहता है, पर ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पानी में रहने वाला मगरमच्छ भी होता है, फिश मछली भी रहती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी रहते हैं, है ना, बहुत सारे स्नेक्स भी पानी में रहते हैं। भले ये पानी में रहते हैं, पर फिर भी ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्या है, अलग है। तो इसका मतलब एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया, बताओ वो सही था क्लासिफिकेशन देना, या गलत था। एरिस्टोटल ने जो भी जिस बेसिस पर क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को किया, उस बेसिस को लेना, उस आधार पर क्लासिफिकेशन करना सही था या गलत था। थोड़ा जल्दी कमेंट करा करो बच्चों।
अरे जल्दी कमेंट करो, क्या मानना है तुम्हारा। तो कृष्णम का है द आइडिया वॉज ग्रेट बट द क्लासिफिकेशन वॉज, बिल्कुल सही भाई। एटलीस्ट उसने कुछ सोचा, कुछ करने की कोशिश की, किसी बेसिस को तो लिया। पर जब उसने बेसिस को लिया कि भाई कहाँ रहता है ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन दिया, तब बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि भाई अगर ऐसा है तो इसका मतलब घोड़ा और इंसान एक ही जैसे थोड़ी ना हुए। तो आइडिया ठीक था उसका अपनी जगह पर उसका जो क्लासिफिकेशन था, जो बेसिस था, वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन जो देना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए कि जिसमें सेम क्लास, एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के ज्यादातर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर, करेक्टरिस्टिक का जो मतलब होता है वो क्या होता है, फीचर होता है। फीचर्स ज्यादा से ज्यादा सिमिलर हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। इस तरीके का क्लासिफिकेशन जो है वो दिया जाना चाहिए था। तो बच्चों इस तरीके के क्लासिफिकेशन के लिए, इस तरीके के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो दिमाग के अंदर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे जो छोटी चीज है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई छोटी छोटी चीजों से मिलकर के आगे बड़ी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनती हैं। तो जो सबसे छोटी चीज है वो होता है एक सेल। वो क्या होता है, एक सेल होता है। तो सेल के बिहाफ पर हम लोग चाहें तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों, आपको यहां ऑर्गेनिजम्स में मैंने देखो लिखा है, एक तरफ लिखा है प्रोकैरियोट्स और एक तरफ लिखा है यूकैरियोट्स। बच्चों प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल्स जो हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब न्यूक्लियस तो होगा पर वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो बहुत सिंपल होगा। दूसरे हो जाते हैं तुम्हारे क्या, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट जिनके अंदर सेल्स जो होते हैं वो सेल्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब ये तो चलो तुमने कर दिया कि ठीक है सर, सेल के बेसिस पे कर दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका सेल है, एक हो, दो हो, 50 हो, करोड़ों हो, तो इस बेसिस पर हम लोगों ने यूकैरियोट्स को भी आगे डिवाइड कर दिया, एक तो यूनिसेल्यूलर और दूसरे क्या हो गए, मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल के बने हो। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा यूनिसेल्यूलर है। दूसरी तरफ मल्टी सेल्यूलर जिनमें एक से ज्यादा जो सेल्स हैं वो पाए जाए। अब ये मल्टी सेल्यूलर भी आगे और डिवाइड किए जा सकते हैं, किस बेसिस पर, कि भाई आखिर उनके पास में सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो इन्हें, इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं एनिमेलिया, एनिमल्स जिसके अंदर आते हैं एनिमेलिया। और अगर सेल वॉल है तो फिर वापस से दो क्लासेस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनको, फंगाई एंड प्लांटी। प्लांटी जिनमें सेल वॉल तो है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, फंगाई जिनमें सेल वॉल तो है पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बच्चों क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस हो सकता है, सबसे कॉमन बेसिस वो क्या हो सकता है, एक सेल हो सकता है। क्या हो सकता है, वो एक सेल हो सकता है। जरा पेज नंबर 82 पर आइए। पेज नंबर 82 पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन दे रखे, तीन क्वेश्चन ब्लू कलर से लिखे हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, which do you think is a more basic characteristics for classifying organisms? पहला, the place where they live, और दूसरा, the kind of cells they are made of। फटाफट से कमेंट करो, इसका आंसर ए है या बी है तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है,
करण का कमेंट आ गया है, विशाखा कृष्ण का आ गया, तो आप कमेंट करके कहना चाह रहे हैं कि आंसर बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे पूछा गया है वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप सेल्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो आपको मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक जैसे सेल वाले ऑर्गेनिजम्स आपको एक तरफ मिलेंगे और अलग वाले अलग तरफ मिलेंगे। इसमें किसी तरीके की कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, कोई डाउट आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड? हाँ जी बताइए, कमेंट करके बताओ, वो कौन सी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स जो है इन्हें हम लोगों ने डिवाइड किया? लाइफ स्टाइल, वेयर, वेदर दे लिव, वेयर दे लिव्ड, है ना? ठीक है, पर ये जो क्लासिफिकेशन जो तुम आप एरिस्टोटल का एग्जांपल दे रहे हैं ये एक्सेप्टेबल ही नहीं था, मतलब किसी ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जो एक्सेप्ट हुआ था वो था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, आपको प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ये वाला एग्जांपल इसमें डालना है। थर्ड, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज? भाई दोनों ही जिंदा हैं, पर किस बेसिस पर प्लांट और एनिमल को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है? मतलब एक तरह से आपको प्लांट और एनिमल्स के बीच में अंतर, डिफरेंसेस जो है वो बताने हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं, बाकी आप खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। बस चेक कर लीजिएगा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो आपके दिमाग में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। पहला तो बच्चों मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं और प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते। दूसरा हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड, पर एनिमल्स जो हैं वो खाना खुद नहीं बना सकते। या इसी को आप कह सकते हैं कि प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल्स कैन नॉट, है ना? फिर तुम लोग देखोगे एनिमल जो होता है वो एक टाइम के बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आप देखोगे, आप 18-19 साल के बाद में लंबाई जो है ह्यूमन बींग्स की वो लंबाई बंद हो जाती है। पर आप देखो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत बेल जो होती है वो ऐसी होती है, वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो एक अंतर ये भी हो सकता है। इसके अलावा सेल वॉल, जैसा कि कमेंट में मैं देख रहा हूं राहुल ने कमेंट किया है सेल वॉल, बिल्कुल सही। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स जो है उनके पास में सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों एक और अंतर है, आपने शायद नाम सुना हो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल एनिमल्स के अंदर पाया नहीं जाता। तो बच्चों कमेंट करके बताओ, लिख लोगे या नहीं लिख पाओगे? एनिमल और प्लांट के बीच में डिफरेंसेस लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? ठीक है, लिख पाओगे, अच्छी बात। नेक्स्ट जो आप हेडिंग देखेंगे आपकी बुक में वो है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। देखो, जो इवोल्यूशन का मतलब होता है एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से, एक बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म से किसी एडवांस्ड
किसी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म का बनना। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे सेल से बने, सेल आपस में मिलते गए, आपने पढ़ा होगा ये मिलकर टिश्यू बना देते हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बना देते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। हमारे अंदर अलग अलग तरीके के सेल हैं, अलग तरीके के टिश्यू हैं, अलग तरीके के ऑर्गन्स हैं, अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम है। पर अमीबा जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल का बना है, उसमें तो डाइजेशन भी वही सेल करेगा, रेस्पिरेशन भी वही सेल करेगा, एक्सक्रीशन भी वो सेम एक ही सेल परफॉर्म करेगा, सारे के सारे काम वो एक सेल ही करेगा। तो बच्चों, एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से, प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंपल, किसी सिंपल ऑर्गेनिज्म से किसी एडवांस्ड या कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म का बनना। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी सिंपलर, आपको देखो आप इसमें पढ़ोगे तो आपको ये शब्द मिल जाएंगे, प्रिमिटिव और लोअर, एडवांस्ड और हायर, ये शब्द आपको मिल जाएंगे, बस वहीं आप समझ जाएंगे कि इवोल्यूशन का क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। How are they different from the so-called advanced organism? तो प्रिमिटिव वो है जिनका बॉडी डिजाइन एकदम सिंपल है, और जबकि एडवांस्ड वो है जिनका बॉडी डिजाइन एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। यही इनकी डेफिनेशन है, यही इनके बीच में अंतर है। दूसरा क्वेश्चन, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बी सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? कमेंट करो हाँ या ना। क्या एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही। जितने ज्यादा सेल या जितने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मिलकर के बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, उतना ही ज्यादा जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं यस, एंड इट इज बिकॉज एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स आर यंगर ऑर्गेनिज्म, छोटे होते हैं, जवान होते हैं इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन। पर जो आपके कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एडवांस्ड होते हैं, और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है इनके अंदर मॉडिफिकेशंस, चेंजेस आते जाते हैं। भाई हम लोग भी बंदर से ही तो इवॉल्व हुए हैं, तो बंदर के अंदर बदलाव आता गया होगा, आता गया होगा, आता गया होगा टाइम के साथ साथ में, और वो इंसान में कन्वर्ट हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई ह्यूमन बीइंग ज्यादा एडवांस्ड है या फिर एक एप या फिर एक बंदर एडवांस्ड है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, कौन ज्यादा एडवांस है, ह्यूमन बीइंग या फिर एक बंदर? ह्यूमन बीइंग है। तो हम लोग बंदर से बने हैं, बंदर हमसे नहीं बना है। मतलब बंदर जो है वो तो हो गया आपका प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आपके लिए, और आप क्या हो गए, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो चलिए बच्चों, आपसे मेरी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक जिसके पास भी बुक नहीं है वो प्लीज बुक जो है उसे अरेंज कर ले। चलिए बच्चों, थैंक यू।